डीडी किड्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, वीडियो कॉल करें और संपर्क करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दो बैलों की कथा। ये जो पहले तो हम राइटर को जान लेते हैं कि लेखक कौन है। इस पाठ के जो लेखक है, क्योंकि गद्य खंड है, तो प्रेमचंद जी हैं। आप लोग सभी प्रेमचंद जी के बारे में जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आज हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी किस प्रकार का साहित्य लिखते हैं, और उनके थोड़ा यदि आपको प्रेमचंद जी के बारे में यदि ज्ञान होगा तो आप उनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा उनकी मनोवृत्ति को समझ पाएंगे। तो हम पाठ को शुरू करने से पहले जो है यहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने अनेक कहानियाँ, अनेक उपन्यास लिखे हैं। और प्रेमचंद जी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति थे। दनपत राय के नाम से पहले ये लिखते थे, बाद में इनका नाम प्रेमचंद जी पड़ा था। और जो है ये धीरे धीरे जो है इनकी लेखनी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि ये एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। चूँकि आपके यहाँ से जो है बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। 1880 में इनका जन्म होता है बनारस के लम्ही में, और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके हम लोग कहानियाँ देख लेते हैं। इन्होंने मानसरोवर, एक संकलित मानसरोवर के 8 भागों में अपनी कहानियाँ जो हैं लिखी हैं। कहानियों सबसे सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाले हमारे प्रेमचंद जी हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ इनकी जानी होंगी। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तीनों पत्रिकाओं को याद रखना है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि प्रेमचंद जी के बारे में मैं बता देती हूँ। प्रेमचंद जी पहले आदर्शवादी कहानियाँ या आदर्शवादी लेखन ज़्यादा करते थे, लेकिन और उन आदर्शवादी कहानियों के माध्यम से वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करते थे। लेकिन जब उन्होंने समाज में बहुत ही कटु सत्य को देखा कि समाज में ऐसा वास्तविकता में नहीं है, तो धीरे धीरे वो आदर्शवाद से उठकर अपनी कहानियों में यथार्थवाद की तरफ वो बढ़ने लगे थे। उन्होंने जो जीवन में देखा, जो दुख भोगे, या फिर जो समाज को दुख भोगते हुए देखा, या जो समाज के उन्होंने अलग अलग रूप देखे, उसी को उन्होंने सेम टू सेम अपने साहित्य में उतार दिया, तो जिससे कि उनकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा हुई। तो हम दो बैलों की कथा, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है। उन्होंने बीच बीच में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो दो बैलों की कथा का हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये कहानी है, आप लोग पहली बात तो ये दो बैलों की कथा क्या है, कहानी है। कहानी में मैं बता देती हूँ, कोई एक अंश ही प्रस्तुत किया जाता है किसी भी कहानी में। और जो ये कहानी है दो बैलों की कथा, बैलों से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बैलों के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रेमचंद जी ने हमारे समाज की व्यवस्था का वर्णन भी किया है। और उन्होंने बताया है आज़ादी की यहाँ पे कीमत उन्होंने बताई है कि आज़ादी के लिए व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कहानी लिखी गई है, ये जो कहानी है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्र कब हुआ था भारत, 1947 में, उससे पहले की कहानी लिखी हुई कहानी है। क्योंकि 1936 में तो इनका देहांत ही हो गया था, तो 1936 से पहले की कहानी है, तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने जो है जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज पर जो अत्याचार किए जाते हैं उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं।
अब हम जो है कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं पहले, जो पाठ के अंतर्गत में आए हैं यहाँ पे। निरापद क्या होता है? सुरक्षित होता है। सहिष्णुता, सहनशीलता। पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। गोई, गोई का अर्थ क्या होता है? जोड़ी। कुलेल या कल्लोल क्या होता है? क्रीड़ा। विषाद का अर्थ होता है उदासी, यानी जो हम सैड हो जाते हैं। पराकाष्ठा मतलब अंतिम सीमा की, ये बिल्कुल पराकाष्ठा है, इससे और इसकी सीमा इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अंतिम सीमा है ये व्यक्ति की। गण्य होता है गणनीय या सम्मानित। विग्रह मतलब अलगाव, अलग करना। पगैया मतलब पशु बांधने की एक रस्सी होती है जिसको पगैया बोला जाता है। गराव शब्द आया है फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में, आपने देखा होगा बैलों को यदि उनके गले में कुछ ना कुछ, कभी कभी कुछ लोग घुंघरू भी बांध देते हैं और रस्सी भी बांध देते हैं, जिससे पशु की पहचान आसानी से बनी रहे। प्रतिवाद मतलब विरोध होता है। टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का एक शब्द टिटकार होता है। मसलहत हितकर होता है। रगेदना मतलब खदेड़ देना। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती। साबिका मतलब वास्ता या सरोकार। कांजी होश बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रश्न भी बनेगा यहाँ से। मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर उसमें छोड़े जाते हैं। रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतलब मत वाला। थान मतलब पशुओं के बांधे जाने की जगह। उत्साह मतलब उत्सव या आनंद। ये आप लोग यहाँ पे एक देख रहे होंगे, चित्र में दिखा देती हूँ आप लोगों को पहले, कि यहाँ पे जो है दो बैल बंधे हुए हैं और कुछ एक यहाँ पे इस तरीके का घर से, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है, इस तरीके का आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि इन पशुओं के लिए जो है रोटी भी लेकर आती है। आगे इस लड़की का जिक्र भी इस कहानी के अंतर्गत में आएगा। तो मैं आपको आज पूरा पाठ विद्यार्थियों ना पढ़ाकर इस कहानी का केवल सार बताऊंगी, ताकि जो है आप लोगों को आसानी से ज़्यादा समय ना देना पड़े, एक वीडियो में ही अपना पाठ समाप्त हो जाए। चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। कहानी में सबसे पहले तो दो पात्र हैं, दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये याद रखना आपको, दोनों के नाम क्या है? एक का नाम हीरा है, एक का नाम मोती है। ठीक है, हीरा मोती दो बैल हैं और एक उनका कौन होता है जो उनको दोनों को पालता है, जो उनका कौन होता है? मालिक होता है। उसका नाम होता है यहाँ पे झूरी। इसको भी आपको याद रखना है। हीरा और मोती का गुरु कौन है? गुरु नहीं कह सकते हम, उसको कह सकते हैं मालिक, या जो उनको पशुओं को रखता है, तो उसका नाम झूरी होता है। झूरी की एक यहाँ पे पत्नी भी होती है। ठीक है, तो उन सभी का जिक्र यहाँ पे आया है। तो मैं आप लोगों को कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि झूरी के पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों ही बहुत ही सीधे होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम होता है। ठीक है, हीरा और मोती के नाम, ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं इस कहानी में, क्योंकि भारतीय लोग भी कैसे होते हैं, जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो भी हीरा और मोती की तरह बहुत ही साधारण व्यक्ति होते थे। बहुत इतने सिंपल होते थे कि वो अंग्रेजों की दूरस्थ चालों को समझ नहीं पाते थे। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहता है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ये दिखाना चाहते हैं, हीरा और मोती बहुत अच्छे शक्तिशाली भी हैं, पैसा कमाने वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो सीधे साधे होने के कारण क्या हो जाते हैं? दूसरों के गुलाम हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भारतीयों के बारे में बात की गई है कि हमारे भारतीय इतने ज़्यादा साधारण व्यक्ति थे कि वो अच्छे भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा साधारण होने के कारण अंग्रेजों के वो गुलाम हो गए और अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए उनको बहुत अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़े। बैल कैसा होता है? बैल एक सीधा सा जानवर होता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान होता है। यहाँ पे गधे का जिक्र आता है और गधे से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए आप सभी को ध्यान से इसको पढ़ना है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। ऐसा उसका कारण क्या है? सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसे सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ा था। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी होता है बैल। वह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा होता है। अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे गधे को जो है बिल्कुल ही यहाँ पे साधारण दिखाया गया है और कैसा दिखाया गया है? सहनशील दिखाया गया है।
तो वो बहुत बुद्धिमान होते हुए भी क्या हो जाता है, अपनी सहनशीलता के कारण और अपने सीधेपन के कारण हमेशा गुलामी की जिंदगी वो जीता है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को इतना सीधा और इतना सहनशील भी नहीं होना चाहिए कि उनको उसके लिए गुलामी की जिंदगी जीनी पड़े। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कहानी शुरू होती है, झूरी के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। ठीक है, दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस बैल होते हैं। पछाई जाति होती है बैलों की एक, तो दोनों जो है बहुत ही समझदार बैल थे, हीरा और मोती। और दोनों में बहुत अधिक प्रेम भी था, दोनों अत्यधिक खाते भी थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ काम भी करते थे। अच्छा, पशु प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं अपना, क्योंकि उनके पास कोई भाषा तो है नहीं, जुबान तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटते हैं, जीभ से वो चाटना शुरू करते हैं। इससे समझ में आता है कि एक दूसरे को वो प्रेम कर रहे हैं। और आंखों ही आंखों से दोनों बैल एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि झूरी की पत्नी होती है, और झूरी की पत्नी जो है बार बार जो है झूरी के ऊपर दबाव बनाती है कि दोनों बैलों को जो है उसके मायके भेज दिया जाए, यानी कि झूरी के ससुराल में भेज दिया जाए। तो शुरुआत में जब दोनों हीरा और मोती को झूरी की ससुराल में भेजा जाता है तो वो समझ नहीं पाते हैं दोनों बैल कि हमें किस लिए भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, तो समझ नहीं पाते हैं। अब देखो, संयोग से झूरी ने एक बैल दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। उनको क्या लगा कि हमें झूरी जी ने बेच दिया है, इसलिए वो अड़ गए। मतलब अड़ जाना मतलब क्या होता है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वो पीछे जोर लगाते। आपने देखा होगा कि जब पशु बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको वो बैल क्या हो जाता है, अड़ जाता है कि वो अब चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो भाषा हम नहीं समझ पाते। यहाँ पे उसी का व्यक्त जो है, उन्हीं की भाषा को यहाँ पे प्रेमचंद जी ने व्यक्त किया है। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे, वहां भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला, मतलब हीरा और मोती ने कुछ भी नहीं खाया, और मुश्किल से झूरी का जो साला है वो हीरा और मोती को अपने घर तक लेकर आया। लेकिन होता क्या है कि रात को दोनों बैल एक दूसरे को देखते हैं। कनखियों से देखना मतलब ऐसे जो है, आप जो आंखों को एक साइड पे ले आते हो, तो इसी प्रकार से पशु भी जो होते हैं टेढ़े टेढ़े होकर जब देखते हैं, ठीक है, तीखी निगाहों से देखना उसको बोलते हैं। और चुपचाप दोनों ने आंखों ही आंखों में क्या सलाह बनाई कि वो जो दोनों हैं वहां से रस्सियां, जिन रस्सियों से उनको बांधा हुआ है, उन रस्सियों को तोड़ाकर वो झूरी के घर पर वापस चले जाएंगे। और दोनों ने वैसा ही किया। दोनों बैलों ने अपनी अपनी रस्सियां तुड़वाई और कहाँ पहुंच गए, वो झूरी के पास में पहुंच गए। जैसे ही सुबह होते ही झूरी ने दोनों बैलों को देखा, हीरा और मोती को, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही खुश हो गया। और अब आगे वो अपनी पत्नी को, घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध थी। यहाँ पर झूरी की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को वो बैल दिए थे और वो उनको गुस्से में उनको उल्टा सीधा बोलने लगी कि ये दोनों बैल नमक हराम हैं, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं। गुस्से के कारण झूरी की पत्नी ने उनको सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे, झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रहा न गया। यहाँ पे एक शब्द आया है खली। खली क्या होती है, यहाँ पे भैंसों का एक चारा होता है, उसी को डाला जाता है। अब क्या होता है, दोबारा से जो है यहाँ पे उन दोनों बैलों को फिर से उनका साला लेने के लिए आ जाता है। किनका साला, झूरी का साला वापस लेने के लिए आ जाता है इनको। और इस बार क्या करता है, वो दोनों को बहुत मोटी मोटी रस्सियों में बांधता है और उनको ले जाता है। और उसको गुस्से के कारण वो क्या करता है, दोनों को सूखा चारा देता है। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों बैल बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि इस प्रकार का अपमान उनका कभी भी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के इनकार कर दिया मतलब पशुओं ने क्या किया होगा, आप लोग ये तो है नहीं कि उन्होंने भाषा बोली होगी। क्या होता है कि जब उन्होंने हल में जोता होगा तो वो आगे बढ़े ही नहीं, वो एक जगह पर खड़े रहे, दोनों बैल आगे बिल्कुल नहीं बढ़े। तो एक दूसरे का क्या हो गया, इस तरीके से उन्होंने काम से ही मना कर दिया। इससे क्या हो गया, झूरी के साले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने दोनों बैलों की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। लेकिन होता क्या है कि हीरा और मोती टस से मस नहीं होते, उल्टे वो क्या होते हैं, हल को लेकर ही भाग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे रस्सी, हल, जुता हुआ खेत सब कुछ टूट टाट कर खराब हो जाता है और इससे झूरी को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा
आ जाता है। लेकिन गले में उनके लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए क्या करता है, झुरी का साला उनको पकड़ लेता है। बैल फिर से भागे। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की, यहाँ पे भैरव एक शब्द आया। भैरव कौन है यहाँ पे? झूरी का साला है। तो उसकी एक छोटी लड़की होती है, ठीक है। तो उनकी छोटी जो लड़की होती है वो क्या करती है, दोनों बैलों के लिए रोटियां लेकर आती हैं। जो मैंने आपको चित्र दिखाया था यहाँ पे, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये है भैरव की लड़की। और भैरव कौन है यहाँ पे? झूरी का साला। तो ये जो लड़की होती है, इनको इन हीरा और मोती से प्रेम होता है। यहाँ पे इसको क्यों प्रेम होता है? क्योंकि जो इसकी भैरव की जो माता होती है वो उनकी सौतेली माँ होती है, और वो इससे भी प्रेम नहीं करती लड़की से, इसकी भी बहुत पिटाई करती है। इस कारण से उसको इन पशुओं से अत्यधिक प्रेम हो जाता है, और धीरे धीरे हीरा और मोती को भी भैरव से बहुत ही प्रेम होने लग जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन यही लड़की भैरव क्या करती है कि हीरा और मोती को कह देती है कि आज तुम्हें खोल देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी से भाग जाना, यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर तुम्हें मार डालेंगे। इस प्रकार से वो क्या कर देती है, उनको खोल देती है, और हीरा और मोती बहुत ही भाग जाते हैं, बहुत दूर तक भाग जाते हैं वो। लेकिन भागते भागते दोनों में क्या हो जाता है कि रास्ता उनका भटक जाता है। तब जब रास्ता भटक जाता है तो एक जगह पर वहाँ पे मटर के खेत आते हैं। तो हीरा जो है वो कहता है कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं तो ये मटर खाऊंगा। लेकिन मोती उसको बहुत मना करता है, लेकिन वो हीरा मोती की एक भी बात नहीं सुनता है, और वो क्या हो जाता है, फिर खेत में जाकर खाने लग जाता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, उस खेत का मालिक आ जाता है और उन दोनों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। इसी दोष में उनको दंड देता है, एक दिन के लिए उनको बंद रखता है और खाना नहीं देता, और बहुत उन दोनों की पिटाई होती है। लेकिन दोनों हीरा और मोती वहां से भी क्या करते हैं, अपनी रस्सियां तुड़ाकर भाग जाते हैं, और आगे उनका सामना एक सांड से होता है, ठीक है। सांड से जब भागते भागते उनका मुकाबला सांड से होता है, तो दोनों ने वहां पर ठान ली कि या तो इसका सामना करेंगे, और या तो हम क्या हो जाएंगे, इससे पीछे हट जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, सांड में और हीरा और मोती में यहाँ पे लड़ाई होती है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सांड से लड़ाई। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ जाता है। दोनों डर जाते हैं, मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। मतलब क्या होता है, हीरा और मोती उस सांड को दोनों मिलकर हरा देते हैं, और हीरा मोती पकड़े गए। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगते हैं। मतलब जब वो सांड पर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या होता है, आपस में बातें करने लगते हैं, और फिर से वो मटर के खेत में घुस जाते हैं और फिर मटर खाने लग जाते हैं। लेकिन वो दोबारा से फिर पकड़े जाते हैं। दो आदमी लाठियां लेकर आ गया। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कहाँ फंस गया, कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और काजी होश में बंद कर दिया। यहाँ पे काजी होश एक शब्द आया, ये क्या है, जहाँ पर पशुओं को बांध कर रखा जाता है और उनकी नियमित रूप से हाजिरी ली जाती है। क्यों हाजिरी ली जाती है कि कहीं कोई पशु कम तो नहीं हो गया, कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया। हीरा मोती काजी होश में। उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पहले से कई भैंस, बकरियां, घोड़े और गधे भी थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटना शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़ी की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार कर दिया। क्या हुआ था, जिसमें काजी होश में वो बांध रखे थे हीरे और मोती को, वहां पर अनेक अन्य और भी पशु थे, और वो जो उनकी दीवार थी वो कच्ची मिट्टी की दीवार थी। तो दोनों पशुओं ने क्या किया, उस कच्ची मिट्टी की दीवार को अपने सींगों से तोड़ डाला। उसने उसके बाद क्या होता है, हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती है। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंच जाता है। उसने हीरा का उजड़पन देखकर उसको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से उसको फिर से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब मोती को भी होश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी।
कहने का यहाँ पे प्रेमचंद जी ने क्या दिखाया है कि आज़ादी के लिए व्यक्ति को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से हीरा और मोती कैद में हो चुके थे, गुलाम हो गए थे, उनको वहाँ पर खाने पीने को कोई सामान नहीं मिल रहा था, कुछ भी खाने का चारा नहीं मिल रहा था, और भी पशु वहाँ पर कैद थे, लेकिन दोनों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। यहाँ पर वो चुपचाप से बाकी पशुओं की तरह नहीं बैठे। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली। अब क्या होता है, दीवार गिरा देते हैं दोनों मिलकर, और इस प्रकार से वो स्वयं तो आज़ाद हो ही जाते हैं, बाकी के पशु भी क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। गधे वहीं खड़े रहे। यहाँ पे क्या होता है कि सारे पशु भाग जाते हैं, लेकिन गधे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। बोले भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही काजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी। चाहता तो मोती जो है हीरा को छोड़कर जा सकता था, लेकिन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी मित्रता थी कि हीरा क्योंकि रस्सियों से बंधा हुआ था, इसलिए मोती भी नहीं गया और मोती ने उसके लिए भी मार खाई। अब क्या होता है कि ये जो मालिक होता है काजी हाउस का, ये काजी हाउस का मालिक क्या करता है, इनको कसाईयों के हाथ में बेच देता है। यहाँ पे कसाई कौन होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, कसाई होते हैं जो पशुओं को लेकर जाते हैं, खरीद कर लेकर जाते हैं। या तो वो व्यापारी होंगे तो वो दुगने रेट में उनको बेच देंगे, नहीं तो फिर वो उनको पशुओं को मार भी देते हैं। तो हीरा और मोती को जो है कसाई के हाथ में वो बेच देते हैं। हीरा मोती एक सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आईं। ठठरियाँ निकल आना यहाँ पे क्या है, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी थी उनकी। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी, कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह जिस तरह कूले में उंगली गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। क्या कर रहा था वो, जो है व्यापारी जो कसाई था, उनके शरीर पर हाथ लगा लगा कर उनको देख रहा था। तो हीरा मोती डर गए, कहीं हमें ये मार ही ना दे। जान सबको प्यारी होती है। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले गए। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नजर आया, मतलब कि झुंड नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी है कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। किन के बारे में सोच रहे हैं हीरा मोती, जिनके लिए उन दोनों ने ही उन सारे पशुओं को आज़ाद करवाया था। वो सभी प्रसन्न थे, लेकिन ये बेचारों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। अब क्या होता है कि जब कसाई उनको लेकर जा रहा होता है तो हीरा और मोती बड़े ही खुश होते हैं कि वो किस साइड में जा रहे हैं, जहाँ पर झूरी का गढ़ था। तो उनको लगने लगा हीरा और मोती को कि शायद ये जो कसाई हैं हमें उन्हीं के घर पर लेकर जा रहा है। सहसा हीरा और मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और गले से लगा लिया। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने देखा कि हम सही रास्ते पर हैं, तो वो दोनों ही भाग गए और कहाँ चले गए, झूरी के पास चले गए। झूरी के गेट पे खड़े हो गए। झूरी जब बाहर आता है तो दोनों को बहुत ही प्यार करता है, उन दोनों को गले लगाता है। और दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली, लेकिन झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और धाना भर दिया। क्या होता है यहाँ पे कि हीरा और मोती में इतनी जान आ गई, जब वो झूरी से मिल लेते हैं तो वो कसाई को ही डरा कर भगा देते हैं। तब क्या करता है, झूरी उनको अच्छा अच्छा चारा खिलाता है, उनके लिए भूसा लेकर आता है, खली लेकर आता है, चोकर लेकर आता है। दोनों मित्र खाने लगते हैं। गांव में फिर से उत्साह आ जाता है और मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन किसको कहा गया है यहाँ पे, झूरी की पत्नी को कहा गया है। और उसका अंत में क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भी हीरा और मोती से प्रेम करने लग जाता है।